नमस्कार बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मौसम बड़ा ठंडा है आज। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि आज एक शुरुआत की जाए बड़े दिनों के बाद में। ये क्लास ऑनलाइन किया जाए। आज सैटरडे की छुट्टी हो गई। धूप में बैठे बैठे कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। खैर, थोड़ा सा करेंगे। आज एक्सपेरिमेंटल दौर है हमारा, लगभग साल भर के बाद में। और आप लोगों का जो सेशन है उसके लिए तो हमारी शायद पहली ही क्लास रहेगी ऑनलाइन। फिर भी राष्ट्रीय आय का हमारा चल रहा था, वो जो अधूरा है उसको ऑफलाइन क्लास में हम पूरा करेंगे। और ऑनलाइन क्लास में धीरे 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 जितना टाइम जैसे जैसे हमको मिलेगा, हमको मतलब ये मान लीजिएगा कि उसमें हम भी हैं। स्पेशली मुझे देखना पड़ेगा कि कब टाइम मिलेगा। खैर, आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मुद्रा। मनी कहते हैं जिसको। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम करेंगे कि एक सबसे मेन चीज जो है आदमी की जरूरत है, वो है विनिमय। जिसको कहते हैं हम क्या, एक्सचेंज। कहने का मतलब, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उसको एक दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है। एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, विनिमय की जरूरत पड़ती है। मेरे पास कुछ वस्तु है, किसी और के पास कुछ वस्तु है, मुझे जरूरत पड़ेगी, हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मुद्रा की जरूरत तब पड़ी, हालांकि स्टार्टिंग में जो है हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी। आवश्यकताएं कम थी। आवश्यकताएं कम थी तो हम क्या करते थे, कुछ एक वस्तुओं की जरूरत थी जो हमारी बेसिक नीड्स थी। उनकी जरूरत थी कि खाना मिल जाएगा, हमको कपड़े मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत रहने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत जरूरतें थी, उन जरूरतों को हम पूरा कर लेते थे। और उस दौर में जब पूरा करते थे उनको, तो वो वस्तु विनिमय के माध्यम से हो जाता था। किसके माध्यम से हो जाता था बेटा? वस्तु विनिमय के माध्यम से हो जाता था। अब वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय का मतलब वस्तु के बदले वस्तु प्रदान करना। वस्तु के बदले वस्तु, हालांकि कई बार सेवाओं की बात भी इसमें आ जाती है। तो वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज करना वस्तु विनिमय है। उदाहरण के जरिए समझाऊं कि हमारे यहाँ पे हम बचपन में देखा करते थे, एक सब्जी बेचने वाली आया करती थी। क्या बेचने वाली आया करती थी? सब्जी। पड़ोस में सब्जी बेचने के लिए वो कोई आती थी। और वो जब उससे पूछते थे कि क्या भाव है आपकी सब्जी, तो वो बताती थी गोभी जो है वो गेहूं के बराबर, आलू जो है वो बाजरे के बराबर या गेहूं का आधा, किसी भी तरह से, या गेहूं का डबल। जो भी भाव वहाँ पे डिसाइड होता था, उस भाव के आधार पर जो है वो डिसाइड कर लिया जाता था कि ये था वस्तु विनिमय। जूता बनाने वाला है, वो उसने किसी का जूता बनाया और बदले में जो है उसने उससे जिस व्यक्ति को जूता बेचा उससे कोई वस्तु जो उसके पास एक्सेस थी वो खरीद ली। कहने का मतलब, दो व्यक्तियों की आपस में जरूरतें जो हैं वो वस्तुओं के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। एक के पास जो वस्तु एक्सेस है उसने दूसरे को दे दी, और दूसरे के पास जो एक्सेस है वो उसने पहले वाले व्यक्ति को दे दी। अब वस्तुओं के विनिमय के साथ साथ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत पुराने प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास वस्तु विनिमय के साथ साथ एक मुद्रा का प्रचलन हुआ, जिसको ये कह सकते हैं एक सामान्य सहमति प्राप्त है। सामान्य सहमति प्राप्त यानी सबको स्वीकार्य है, स्वीकार्यता जिसको हम कह सकते हैं। स्टार्टिंग में आए सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स के आए। हाँ, सोने के सिक्के प्रचलन में आए, चांदी के सिक्के प्रचलन में आए। और चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि काफी दुर्लभ थे। तो उसके बाद में दूसरे धातु के सिक्के जो अपेक्षाकृत सोने और चांदी से सस्ता था,
आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कभी चमड़े के सिक्के भी चले हैं, तांबे के, कांसे के, इस तरह के सिक्के जो हैं वो प्रचलन में आए हैं। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया जो कंटिन्यूस लंबे समय तक चलता रहे। और उसके बाद में आती है बात पत्र मुद्रा की। किसकी बात आती है? पत्र मुद्रा की। पत्र मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं बेटा? पत्र मुद्रा, जिसको पेपर करेंसी कहते हैं। पत्र मुद्रा का मतलब नोट। प्रचलन में आए किसी भी देश की बात कर ले, वहां पे नोट हैं, और साथ में प्रचलन में आए हमारे दूसरे जो धातु के अभी फिलहाल चल रहे हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का सिक्का है, वो सिक्के। ये और ये लगभग साथ साथ चल रहे हैं, हमारे देश में तो चल रहे हैं। हम इसी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करेंगे, और ये चल रहे हैं। और उसके बाद हम और आगे बढ़े हैं। नोट और सिक्कों से आगे बढ़ने के बाद में हम चले हैं, नाम सुना होगा आपने, प्लास्टिक मुद्रा। क्या? प्लास्टिक मुद्रा। जस्ट ए मिनट, हाथ कांप रहे हैं, उल्टा सीधा लिखा जा रहा है। आपके देखते देखते कांपेंगे हाथ, मेरे लिखते लिखते कांप रहे हैं। ये हो गया प्लास्टिक करेंसी। राइटिंग पे हंसने की जरूरत नहीं है, जो हंसेगा वो फंसेगा। आना तो मेरी क्लास में कल। प्लास्टिक मुद्रा। बेटा प्लास्टिक मुद्रा का मतलब समझ रहे हैं आप? दिमाग में क्या आ रहा है? प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। प्लास्टिक का पाइप? नहीं। प्लास्टिक का कार्ड आपने देखा होगा, आपने डेबिट कार्ड, जिसको हम सामान्यतः एटीएम कार्ड भी कहते हैं, नाम सुना होगा, प्लास्टिक का बना हुआ है। बहुत सारी नीड्स हमारी पूरी की जा सकती हैं एटीएम के माध्यम से। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी हमारा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में काम में आता है। तो ये चीजें हमारे प्लास्टिक मुद्रा के रूप में आ गई। और उसके बाद तो हम एक दौर और आगे बढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी, जैसे आपने बिटकॉइन वगैरह का नाम सुना होगा ना आजकल, ये उस दौर की चीज है वर्चुअल करेंसी। तो हम इस दौर में पड़ गए। तो ये सामान्य बात थी, जब इतनी सारी चीजें थी तब हमें पता लगा कि मुद्रा की आवश्यकता है। और मुद्रा की आवश्यकता क्यों है, कैसे पड़ी मुद्रा की आवश्यकता, उस पर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात, हम वापस से एक बार जो है वस्तु विनिमय पे चले। किस पे? वस्तु विनिमय पे। बात हमने की वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाई। बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसमें, हालांकि उन परिभाषाओं को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल इतना सा है कि वस्तु विनिमय की मोटी मोटी बात क्या है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली का मैंने बता दिया कि वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, या वस्तु के बदले सेवा का आदान प्रदान, सेवा के बदले वस्तु का आदान प्रदान हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब चल ही रही थी, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी कि मुद्रा का आविष्कार किया जाए। तो हम देखेंगे इसकी व्यवहारिक कठिनाइयां, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। सबसे पहली कठिनाई जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की, वो आई दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव। इन पॉइंट्स को आप साथ साथ जो है अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, डिटेल्स में बोलता जाता हूं, आप दिमाग में रख लेना। दोहरे संयोग का मतलब क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि एक वस्तु को चावल की जरूरत है, एक वस्तु को, सॉरी, एक व्यक्ति को चावल की जरूरत है, उसके पड़ोसी को गेहूं की जरूरत है। वस्तु विनिमय हो जाएगा अगर ये पहला व्यक्ति जो है, ये वाला आपका पहले भाई साहब जो हैं, इनको चाहिए क्या? चावल। और ये जो दूसरे भाई साहब हैं, इनको चाहिए क्या? गेहूं चाहिए। क्या चाहिए? कान नहीं बने इसके। इसको चाहिए गेहूं। ये इनके पास आएंगे,
यहाँ से चले 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 और कहेंगे भैया जी हमको दीजिएगा चावल, और ये कहेंगे हाँ जी हमारे पास खूब सारे चावल पड़े हैं, आप चावल लेके जाइए, हमें चाहिए गेहूं। तो ये भाई साहब कहेंगे हमारे पास खूब सारे गेहूं पड़े हैं, तो आप ले लीजिएगा। बात बराबर हो गई, दोनों के पास है। लेकिन इनको चावल चाहिए, इनको गेहूं चाहिए, और बाई चांस इनके पास चावल नहीं है और इनके पास गेहूं नहीं है, क्या करेंगे? दोनों रह गए। तीसरे के पास जाएंगे, ये उसके पास जाएगा, किसी और भाई साहब हैं एक बड़ी आंखों वाले, इनके पास जाएंगे और इनके पास कहेंगे कि भाई भैया हमें चावल दे दो। तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल चावल दे दूंगा। तो ये कह रहा मुझे तो बकरी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बकरी की जरूरत है। ये कहेगा मेरे पास तो बकरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें जरूरत जो चीज है वो दूसरे के पास उपलब्ध हो, यानी दोनों की जरूरतें पूरा हो, ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब दोहरे संयोग का अभाव। दूसरी बात जो आती है वो एक हमारा जो बिंदु आता है इसमें, ये आता है मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई का अभाव। मूल्य की समान इकाई है। अब दो वस्तुएं हैं, उनमें एक चीज पता नहीं लगती है कि कौन से का मूल्य कितना है और किस तरह से माना जाए, किस तरह से उस वस्तु को माना जाए। एक जस्ट मिनट, आपको जो लिखवाया था क्लास में उसमें हम बात करेंगे। इसको मैं आपको वापस वो चीज इसलिए देख रहा था कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। मूल्य की समान इकाई का अभाव को हमने जो लिखा था वो लिखा था एक सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। एक ही बात है, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। कहने का मतलब मूल्य का कोई मानक नहीं है, किसी वस्तु के मूल्य का कोई मानक नहीं है। कोई मानक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कहे कि 1 किलो गेहूं में कितना चावल आएगा, कितना चावल आएगा। बड़ा कठिन काम है, क्या पता कितना आएगा तब तक, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। या फिर कहें कि 1 किलो जो चावल है उसमें गेहूं कितना आएगा, वो बड़ी समस्या रही। तो दूसरी हमारी जो समस्या आ गई वो ये आ गई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव या मूल्य की समान इकाई का अभाव। ये समस्या आ गई हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी समस्या। तीसरी समस्या है बहुत इंपॉर्टेंट समस्या, वो है वस्तु विभाजन की समस्या। वस्तु विभाजन की समस्या। वस्तु विभाजन की समस्या क्या है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एक व्यक्ति को चाहिए चीनी, ठीक है, इसको चीनी की जरूरत है, और इसके पास जो उपलब्ध वस्तु है वो है बकरी, घोड़ा, या कुछ अपने घर के बर्तन, इस तरह के। चाहिए क्या इसको? चीनी चाहिए, ये चीजें हैं। दूसरे व्यक्ति को जब देगा तो उसको तो चीनी कितनी चाहिए? 1 किलो। अब बकरी जो है वो जीवित है, इसको काट तो सकता नहीं। सोच रहे हैं कुछ आप? नहीं। ये तो है नहीं कि बकरी की एक टांग काट के दे देंगे, या घोड़ा जो है उसका थोड़ा सा ले जा भाई, इतना सा हिस्सा ले जा घोड़े का, है ना? वो नहीं है। या महंगा बर्तन है कि बर्तन आधा काट लेंगे। कहने का मतलब ये चीजें ऐसी हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, और विभाजन कर भी लिया तो उसका मूल्य जो है ये कह सकते हैं बहुत घट जाता है, या कई बार मूल्य हीन हो जाता है। तो ये जो है वस्तु विभाजन की समस्या है। अगला जो बिंदु आता है 4 नंबर पे, वो है मूल्य संचय का समस्या। मूल्य संचय की कठिनाई या मूल्य संचय की समस्या।
कहने का मतलब एक चीज है इसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ा दोष जो है वो ये है कि इसको भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता। भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता। हम कई बार कहते हैं ना कि वो व्यक्ति पैसे वाला है, उसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, वो धनवान है। क्या है? धनवान है। कहने का मतलब उसके पास खूब सारा पैसा है। धनवान कैसे अंदाज लगाएंगे? कैसे पता लगेगा कि वो धनवान है? भाई, उसके पास 10 फ्लैट्स हैं, उसके पास इतने प्लॉट्स हैं, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उसके पास इतनी धन संपत्ति है। इन सब को ये कहें कि उसकी जो संपत्ति है, कई बार ये कहते हैं कि फलां व्यक्ति की संपत्ति इतने लाख करोड़ है। उस व्यक्ति की संपत्ति में 19% का नुकसान हुआ और 18 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो हमने कहा, बीच में एक नाम लिया था हमने, लाख करोड़। लाख करोड़ कहने का मतलब उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको हमने लाख करोड़ रुपयों में जो है ना बांट लिया, या डॉलर्स में बांट लिया, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मुद्रा नहीं है तो उसका मूल्य संचय कैसे किया जाएगा? भविष्य का मूल्य संचय करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? कि जैसे मान लीजिए किसी के पास चावल इकट्ठा कर लिया उसने बहुत सारा, या गेहूं इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, या और कोई वस्तुएं जो है वो इकट्ठी कर ली बहुत सारी, लेकिन ये क्षयशील प्रवृत्ति की है। कैसी प्रवृत्ति की है बेटा? क्षयशील प्रवृत्ति की। मतलब कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगे। चावल है, इसमें जानवर हो जाएगा, इल्ली विल्ली लग जाएगी, गेहूं में इल्ली विल्ली लग जाएगी, और भी जो भी आपकी भाषा में जो भी लगते होंगे, धीरे धीरे हो सकता है साल 2 साल में ये खराब हो जाए। और 1 साल पहले तक तो वो व्यक्ति धनवान था क्योंकि उसके पास बहुत सारा चावल था, बहुत सारा गेहूं था, लेकिन अब क्या हुआ? अब वो खराब हो गया। तो बड़ी समस्या हो गई। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग उदाहरण जो है वो फ्रांस के किसी म्यूजिशियन का आता है। वो म्यूजिशियन अपना प्रोग्राम जो है कहीं करने गया, और वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वहाँ पे चलती थी उस टाइम पे, और वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वहाँ पे गई, तो वहाँ पे उसने प्रोग्राम किया, बड़े लोगों को पसंद आया कि यार प्रोग्राम तो क्या किया है यार, वाह 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 वाह, और बहुत सारी प्रशंसाएं उसकी की गई। और बाद में उसको इनाम के तौर पे किसी ने मुर्गा दे दिया, किसी ने बकरी दे दी, किसी ने घोड़ा दे दिया, किसी ने गधा सॉरी दिया होगा, क्या पता। हम गधे को गधा मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है गधा गधा हो। गधा कई बार काम का गधा भी हो सकता है ना। तो इतने सारे उसको ये दे दिए गए। अब वो क्या है, घर ले गया, थोड़े दिन तो उसने अपना जो कुछ करेंसी वगैरह मिली थी उससे तो काम चलाया। लेकिन धीरे धीरे समस्या उसके सामने आई कि उनको घोड़ों को, गधों को, मुर्गे को उसको खिलाने के लिए उसको और ज़्यादा शो करने पड़े। कहने का मतलब फायदा तो ज़्यादा हुआ नहीं, उल्टा हो गया नुकसान। तो ये हो गया चौथा बिंदु। और पांचवा बिंदु आपका जो है वो है मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मूल्य हस्तांतरण का अभाव। हो सकता है आज क्लास में कुछ दिक्कत हो। रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, काफ़ी दिन बाद में सेट को मैंने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो। अगर आपको टेक्निकल इश्यूज हैं, आप कमेंट करके या मुझे पर्सनल फ़ोन करके या जैसे भी तरीके से मुझे बता सकते हैं। मूल्य हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब उसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र करना। वैल्यू को ट्रांसफर करना। वैल्यू को ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना। मान लीजिए मैं जयपुर में रह रहा हूं, और हमारे यहाँ पे प्रणाली चल रही है, कौन सी? वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। और वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मैंने बहुत सारा धन, बहुत सारी मनी जो है वो इकट्ठी कर ली। और इकट्ठी कर ली किस फॉर्म में? किसी भी फॉर्म में, अनाज की फॉर्म में, मान लीजिए मैंने चावल की फॉर्म में कर लिया है ना। अब जो है मेरा ट्रांसफर हो गया जयपुर से कहाँ पे? चेन्नई हो गया। कहाँ हो गया? चेन्नई। अब जो है इतने सारे, इतने टन चावल मेरे पास पड़े हैं, उसको चेन्नई ले जाना बहुत मुश्किल का। यहां मैंने
जयपुर में खूब सारी भैंस रखी थी, बकरियां इकट्ठी कर ली, उनको जो है चेन्नई ले जाना बहुत मुश्किल काम है। अगर यहाँ पे करेंसी की बात आ जाती तो हम क्या करते कि चावल को बेच देते, बकरियों को बेच देते, भैंस को बेच देते, और पैसा लेके कहाँ चले जाते, चेन्नई। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये चीज संभव नहीं है। तो ये पांचवा बिंदु है। और लास्ट इसका जो छठी कमी है वो आती है बेटा भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान का आधार का मतलब कुछ ऐसे भुगतान होते हैं जिनको भविष्य में किया जाता है, जिनको भविष्य में किया जाता है, कुछ लेन देन भविष्य में किया जाता है। मैंने आपको उधार ले लिया आपसे कुछ, एक भैंस ले ली मान लीजिए किसी से, और ये कहा कि साल भर बाद में जो है इसका भुगतान कर देंगे। तो साल भर बाद में क्या पता क्या होगा। तो साल भर बाद में जो है भैंस के बदले भैंस मिले ना मिले, या कोई दूसरी वस्तु मिले नहीं मिले। लेकिन अगर मुद्रा होती तो इसका भुगतान हम आज हिसाब लगा लेते कि भाई भैंस जो है हमारी 80,000 की है, 80,000 की भैंस है। ब्याज व्याज की बात आएगी तो भविष्य में जो है आपको 10%, 12%, 11% जो भी हो उसके आधार पे देना पड़ेगा। तो ये जो है व्यवहारिक कठिनाइयां जो है पांच छह मुद्रा की, सॉरी, वस्तु विनिमय की आई है। तो आज हमारा एक्सपेरिमेंटल क्लास थी, इसको एक बार देख लें। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम साथ साथ चलते रहेंगे और मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए बाय।